दोस्तों, एक महिला को कितना भी धन या दौलत, रुपए पैसे ला दो, लेकिन अगर उसकी खुशी नहीं पूरी होती, उसकी अंदर की आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, तो वो रुपया पैसा किसी काम का नहीं। क्योंकि उसका पति ही जब उसके मन लायक ना हो, उसकी इच्छाएं ही ना पूरी कर पाता हो, अगर वही नपुंसक हो, तो उसे जीवन में किसी भी धन दौलत की आवश्यकता नहीं। ऐसा ही कुछ ऐसी कहानी हुई कि एक जो है कि बहुत ही बड़ा कर्मचारी, जो कि लगभग लाखों रुपए की सैलरी कमाता था, उसके पास धन दौलत बहुत थे, लेकिन वो जो आदमी था, वो अपनी शादी लगभग 35 साल की उम्र में करता है, ले आता है। और उसका पति जो था वो नपुंसक था। उस पत्नी के साथ वो सब कुछ नहीं कर पाता था जो एक पत्नी को चाहिए था। दोस्तों, रुपए पैसे बहुत कुछ था, लेकिन उस पत्नी को तो वो सब चाहिए था जिसकी वो भूखी थी। क्योंकि कोई भी पत्नी उस दौर से नहीं गुजर पाएगी, उस भूख से वंचित नहीं रह पाएगी। ऐसा ही कुछ कहानी घटित हुई इस महिला के साथ। क्योंकि महिला जब अपने पर आती है तो वो ऐसे ऐसे कांड कर बैठती है जिसकी कल्पना ये समाज भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों, समाज में ऐसे ऐसे लोग आज भी पड़े हुए हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे कर बैठते हैं जिससे कि लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसी ही घटना घटित हुई इस आदमी के साथ, जो कि इस आदमी ने सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसी बड़ी घटना का वारदात दे देगी, बस एक छोटी सी खुशी के कारण। दोस्तों, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे सच्चाई को पूरी तह तक। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर। कहानी है ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर एक दिनेश नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, दिनेश बहुत ही पढ़ने में अच्छा था। उसके माता पिता थे, माता पिता का वो इकलौती संतान था। दोस्तों, वहां से जो है कि अपनी पढ़ाई पूरी करता है, बहुत अच्छे से तन मन से पढ़ता है और वो जो है कि सेकंड क्लास के जो है कि जॉब राजस्थान सिटी में पा जाता है। दोस्तों, वो बी ग्रुप की नौकरी करता था। उसकी सैलरी लगभग 60 या 70 हजार के आसपास थी। दोस्तों, रुपए पैसे कमाता था, उसके पास बहुत गाड़ी बंगला वगैरह थी और नौकर चाकर भी सरकार द्वारा मिली हुई थी, क्योंकि वो सीनियर पोस्ट पे था। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी उम्र जो होती है 35 37 साल की उम्र हो चुकी थी। उसके सारे रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं कि क्यों ना तुम शादी कर ले रहे हो, तुम्हारी उम्र इतनी जा रही है। रिश्तेदारों के ताना मारने की वजह से वो है जो शादी करने पर मजबूर होने लगता है। उधर वो जो लड़का था, जो बहुत ही बड़ा आदमी था, वो सरकार जो है कि सरकारी कर्मचारी था, वो शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमी थी जो अपने आप को समाज को दिखाना नहीं चाहता था। जिसकी उसे कमी थी, जिससे वो दूर भाग रहा था, वही उसकी गले की फंदी बनने जा रहा था। दोस्तों, समय गुजरता है, उसकी माँ बाप भी जिद पर आ जाते हैं। उससे जिद आगे जो है कि बेटे को झुकना पड़ता है और शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। दोस्तों, इधर मध्य प्रदेश के जो गांव था उसका, दिनेश का जो होम डिस्ट्रिक्ट था, वहां के पास के ही दूरी पर 10 किलोमीटर दूरी पर एक संध्या नाम की लड़की थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। महज अभी उसकी 18 या 19 साल उम्र थी। उसके माता पिता के लगभग 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटे थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी, और एक ये छोटी बेटी थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी, और ये बीए तक पढ़ाई की हुई थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। क्यों ना कोई लड़का देखकर पहली ही नजर में शादी से हाँ कर दे। दोस्तों, गरीब थे, पैसे देने वाले नहीं थे। दूर के रिश्तेदार शादी जब लगाते हैं, जब इसके माता पिता जाकर अपनी बहू को देखते हैं, तो ये बिना दहेज के शादी को तय कर दिया जाता है। जब शादी तय हो जाती है, इधर लड़के से और लड़की से बात होने लगती है। पूरा परिवार खुश था कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छे खानदान में जा रही है, बहुत बड़े लोग हैं, और इसकी किस्मत थी जो वहां उसकी शादी हो रही। दोस्तों, विधि विधान के साथ जो होता है कि समय पर जिस जो लग्न रखी गई थी, लग्न अनुसार इस दोनों की पूजा और दिनेश की शादी संपन्न होती है। सुबह के 6 बजे विदाई होती है और दिनेश जो है कि विदा करके अपनी पत्नी संध्या को अपने घर लेके आता है। दोस्तों, घर लाने के बाद बहुत सारे मेहमान थे, विदाई वगैरह होती है, सब इधर उधर जा रहे थे। कुछ मेहमान शाम को थे जिनकी सेवा सत्कार के लिए कुछ सामग्री लाता है और बनाते खिलाते हैं। सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दोस्तों, इधर जो दिनेश था वो थका था, जाकर अपनी पत्नी के पास सो जाता है और कहता है मैं बहुत अट्रैक्ट हूँ, मैं ये है वो हूँ। 50 तरीके के बहाने बनाकर वो जो है कि अपनी सुहाग रात तक नहीं मनाता और कहता है कि जीवन है फिर देखा जाएगा।
तो कभी हो जाएगा। दोस्तों उसकी बीवी भी मान जाती है, कोई बात नहीं, बहुत ही व्यस्त है, ये है वो है, टेंशन के मारे, चलो कोई बात नहीं है, ये तो किसी दिन हो जाएगा। दोस्तों समय गुजरता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन ऐसे ही करके वो बहाने करता रहा दिनेश। उसको क्या पता था कि मेरे पति की जो है कि नपुंसकता में ही शक है, पति मेरे साथ कुछ कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों समय गुजरता है और पति जो था पचासों तरीके से बहाने बता बता कर समय काटता रहा कुछ न कुछ तरीके से, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था जो कि बी ग्रुप का था, उसे बहुत ही पढ़ने में जो है कि होशियार था, किसी को क्यों ना वो चूतिया बना दे। अलग अलग तरीके से उसे खुश करता था, अलग अलग तरीके से चूतिया बनाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर की आत्मा थी उसको ठंडी नहीं कर पा रहा था। जिस भूख की उसे तलाश थी उसकी पत्नी को, उस भूख को वो शांत नहीं कर पा रहा था। भूख उसकी बढ़ती जा रही थी पत्नी संध्या की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। समझ तो खूब रहा था लेकिन उसकी भूख को वो मिटाना नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में नहीं था। दोस्तों अब कल ड्यूटी पे जाना था, 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका था। आज रात को जो है अपनी तैयारी करता है कल जाने के लिए, पत्नी जो होती है रोक देती है, नहीं आज तुम सब कुछ कर ही के जाओगे, ऐसा कब तक चलेगा। वो बहला फुसला कर उसे कहता है कि यार ये घर है, ऐसे हम लोगों का थोड़ा होगा, हम लोग हनीमून पे टूर पे चलेंगे कहीं विदेश, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह, सिंगापुर हांगकांग कहीं चलेंगे, वहां अच्छे से हनीमून बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर उसका एंजॉय नहीं होगा। पत्नी को बहला फुसला कर चूतिया बनाकर वो जो है कि अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। 6 महीनों तक ड्यूटी करता है, उसके बाद वहां उस दौरान वो अपनी नपुंसकता का 6 महीने तक इलाज कराता है, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं आता। वो उस सुख को देने से वंचित तब भी था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आए थे। अब दोस्तों क्या होता है कि मजबूरन घर वाले जो उसके माता पिता थे, उसे एक पोते की तलाश थी, तो कहते हैं कि बेटा ऐसा है तुम आओ और पत्नी को भी वहीं लेके जाकर रखो, जिससे कि कुछ न कुछ दिन में हम लोग की खुशखबरी आएगी और हम लोग का जीवन जो है कि खुशहाल होगा। अब वो अपनी पत्नी से तय कर चुका था कि छुट्टी पर आऊंगा तो तुम्हें ले चल के कहीं विदेश घुमाऊंगा। तो पत्नी कहती है मुझे सिंगापुर चलना है, मैं वहीं जाकर जो है कि इंजॉय करूंगी। दोस्तों 2 टिकट सिंगापुर का वो बुक कराता है छुट्टी पर आकर, और अपनी पत्नी को लेकर हनीमून के लिए वो सिंगापुर चला जाता है। सिंगापुर जाने के बाद 1 2 3 दिन तक बहला फुसला कर इधर उधर टहलाता है कि ये सब तो हो जाएगा, अभी टहल लो, एंजॉय कर लो, 15 दिन की छुट्टी है, हम लोग 15 दिन के लिए आए हैं। लेकिन संध्या जो होती है उसे शक होने लगता है कि इतना कंट्रोल कोई पति कैसे कर सकता है। एक जो है कि जवान और खूबसूरत महिला उसके सामने पड़ी है और पति जो है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। आखिर माजरा क्या है। वो जिद पर आ जाती है चौथे दिन की नहीं, आज हमको हनीमून मनाना ही मनाना है, मुझे जो भूख है वो बढ़ चुकी है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। दोस्तों अब जो था कि इस दिनेश को वो सब कुछ करना पड़ता है जो एक नॉर्मल आदमी करता है, लेकिन वो सब करने में दिनेश जो था नाकाम हो जाता है। जब इसकी नपुंसकता नाकामी जब देखती है उसकी पत्नी, उसके होश उड़ जाते हैं। वो भला बुरा कहने लगती है जब तुम्हें ऐसा दिक्कत था, तुम्हें ऐसी परेशानी थी आखिर तुमने शादी क्यों की। वो कहता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी, कोई भाई नहीं था, मेरा खानदान कैसे बढ़ता, माँ बाबूजी मजबूरन मुझे है कि शादी करा दिए, मैंने बहुत दवा कराया लेकिन कहीं भी सुधार नहीं हुआ। लेकिन अब वो कहती है ठीक है तुम चलो, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कब तक जीऊंगी, समाज क्या कहेगा, मैं बिन बच्चों का कैसे रह पाऊंगी, मुझे जिस भूख की जरूरत है तुम नहीं पूरा कर पाओगे, मैं कैसे एंजॉय करूंगी। दोस्तों अब जो होता है दिनेश, वो कहता है कि तुम किसी से भी एंजॉय ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम मेरे ही पास रहना, देखो मुझे तलाक मत देना, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। बहुत कुछ धमकी देता है। उसकी पत्नी जो होती है वो डर जाती है। अब वहां से वो लोग अपना जो है कि एंजॉय लेकर 15 दिन में वापस आते हैं मध्य प्रदेश अपने घर पर, और आकर जो है किसी से कुछ नहीं बताते। जो भी उसकी भाभी, उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम सिंगापुर गई थी, कैसा हनीमून रहा, वो सबसे कहती है बहुत अच्छा हनीमून रहा, बहुत ही एंजॉय, आज सब कुछ जो है कि नॉर्मल बताकर दोनों अपने जीवन में वो रहने लगते हैं। अब समय गुजरता है, कहीं ना कहीं दोनों में चिड़चिड़ापन झगड़े आए दिन हुआ करते थे। अब दोनों में जो है थी कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब उसका पति लेकर फिर छत्तीसगढ़ चला जाता है। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर जॉब करता है वहीं रख पर उसका बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह सारी जो थी फैसिलिटी थी वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी वो करता, और पत्नी भी वहीं पर रहती। वहां पर एक नौकरानी थी जिसकी उम्र लगभग में 50 के आसपास हो चुकी थी। वो उसकी जो है कि खाना वाना बनाती, सब कुछ देखभाल करती। समय गुजर रहा था, दोनों सोच रहे थे कैसे जीवन कटेगा, कैसे क्या होगा।
तभी वो लोग अपना एक जो है कि प्लान बनाते हैं कि कोई बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि माँ बाबूजी भी बच्चे की डिमांड करें कब तक खुशखबरी मिलेगी। अब जो होता है क्या, एक दिन जो वहाँ की नौकरानी थी कमला जिसका नाम था, उसकी बेटी थी सालू जिसका नाम था। सालू आती है अपनी माँ से रो रो के बहुत बातें कह रही थी, जिसके 4 बच्चे थे, बच्चे भी साथ आए थे। अब वहां पर वो रोते हुए कुछ बातें सुनी थी, तो उसकी बीवी जो होती है, ये संध्या होती है, वो कहती है कमला से बुलाकर आखिर क्या माजरा था, वो कौन सी महिला आकर क्यों रो रही थी। तो कमला बताती है वो मेरी बेटी सालू थी, उसके 4 बेटे हैं और 5वां उसके कोख में है 3 महीने का, और अपने पति से जो है कि सब कुछ बताई है। वो इतने खर्चे नहीं झेल पाएंगी, जिसकी वजह से वो एडॉप्ट कराना चाहती है कि एडॉप्ट करा दे, मैं कैसे झेल पाऊंगी, गरीब आदमी हूँ, क्या कर कर उनको खिलाऊंगी। दोस्तों इतना सुनती है संध्या, सोचती है कि मुझे भी बच्चा लेना है, तो क्यों ना यही एडॉप्ट हम लोग कर दें। वो एबॉर्शन कराना चाहती है, हम लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यही एडॉप्ट कर लें जिससे कि हम लोग की भी संतान हो जाए। अपने पति से बात करती है, पति भी तैयार हो जाता है, दोनों में एग्रीमेंट होता है। उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी जो होता है दिनेश लेता है, उसके पति को बुलाया जाता है। नौकरानी जो कमला थी वो भी खुश थी। अब सालू तैयार हो जाती है, एक अपार्टमेंट लेकर ये लोग दे देते हैं सरकारी, और जो है कि रेंट पर, और वहीं पर वो सालू जो होती है रहने लगती है अपने बच्चों को लेकर, और बड़े जो 2 बच्चे थे वो लेकर उसका पति रहने लगता है जिसका नाम सुमित था। दोस्तों अब सुमित काम करता था एक होटल में, वहीं लेकर दोनों बच्चों को रहता। अब सालू जो थी अपार्टमेंट पे रह रही थी, दोनों से बात हो जाता है कि जो कि बच्चा होने के बाद कोई भी ये नहीं जान पाएगा, और जानना चाहिए कि ये आपका बच्चा है, बचपन से ही मैं इनको पालूंगा अपने बच्चे के अनुसार। क्योंकि सालू जान रही थी कि संध्या की जो है कि अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये लोग बच्चा नहीं पैदा कर सकते। इसकी वजह से वो भी तैयार हो जाती है, और समय गुजरता है, 9 महीने पूरे होते हैं। अपने घर पर भी बता देते हैं कि जो है कि आपकी बहू जो है प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे की माँ बनने वाली है। 4 महीने हो गए, धीरे धीरे 9 महीने भी हो जाते हैं। घर वाले सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ आए, लेकिन वो मना कर देता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों 9 महीने बाद बच्चे को वो जन्म देती है। भगवान की दया थी जो कि एक लड़के का जन्म होता है, और लड़का जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत था। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म होता है। उसके बाद ही जो उधर सालू थी वो संध्या को अपना बच्चा देकर जो होती है कहती है तू बहुत किस्मत वाला है, जो कि तुझे इस जीवन में तुम्हें आने को मिला, नहीं तो मैं तो तुम्हारा गला दबाकर मार ही देती, क्योंकि मैं तो तुम्हारा एबॉर्शन ही करने वाली थी, तू इस जीवन में नहीं आ पाता। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनके साथ तुम खुशी से रहना, इनकी सेवा सत्कार करना, और इनके जो है कि वंश को आगे बढ़ाना, कभी भी गिला शिकवा मत करना, यही वो आशीर्वाद दे रही थी। और तुम्हारे 4 भाई और हैं, उनकी किस्मत वो हमारी झोपड़पट्टी में उनका लिखा था, जो कि जीवन में हमारे रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन एक जो है कि अमीर खानदान में था, तू जा सुखी रहे, सलामत रहे। इतना सुनती है संध्या, वो भी रोने लगती है, एक माँ की ममता को परख रही थी कि माँ की ममता क्या होती है। दोस्तों जो संध्या थी उस बच्चे को लेती है और उसे भी बधाई देती है। उन बच्चों के लिए भी कुछ पैसे वगैरह वो लोग एडवांस में पढ़ने के लिए जमा कर देते हैं। उसके पति को एक बढ़िया सा होटल खुलवा देते हैं कि यहाँ पर चलाना, अपने जीवन को यापन करना और बच्चों की परवरिश करना। जब तक वो छत्तीसगढ़ में रहेगा मैं तुम्हें आर्थिक मदद देता रहूंगा। दोस्तों वो लोग अपने घर आते हैं, घर में खुशियां थी, खुशियों का माहौल था। ये लोग उसकी सेवा सत्कार आदर करते हैं और खुशियों से रहने लगते हैं। मायके जाती है उधर जो संध्या है, वहां पर कुछ सहेलियों द्वारा बात होता है कि यार तू तो माँ बन गई, तूने खर्चा भी नहीं किया, पार्टी वगैरह खर्चा करती है। पूरे तरीके से उस बच्चे को लोग सब मायके से लेके ससुराल तक अपना चुके थे। खुशहाली का माहौल था, सब कुछ अच्छा था, अच्छे से चल रहा था। छुट्टी पर संध्या आई थी, दिनेश आए थे, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं जो संध्या थी उसे अपने प्यार का सुख सता रहा था, और उसे कहीं ना कहीं वो सब कुछ सता रहा था, क्योंकि उसको सब कुछ किए हुए 10 साल हो गए थे, और वो जिस चीज की भूखी थी अभी तो उसे मिला ही नहीं था। वो प्यार मोहब्बत रुपए पैसे सब कुछ मिल रहे थे, कहीं ना कहीं उसे काम वासना की जरूरी थी, जो कि काम वासना उसे संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। दोस्तों लेकिन अब करे भी तो क्या करे, वो एक बंधन में बन चुकी थी, एक परिवार के उस डोर में बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो मजबूरन किसी से कह नहीं पा रही थी। अपनी एक सहेली से जब एक बात बताती है, आधी अधेड़ी बात बताती है कि बच्चा होने के बाद उनका ठीक से काम नहीं करता, उनके अंदर कुछ नपुंसकता आ गई है। वो सहेली बताती है कि मेरे भी पति को ऐसा हो चुका था, तो वो नेपाल में जाकर दवा कराया, जिससे उनका सही हो गया। वो एड्रेस लेती है, उस पते पर पहुंचती है। जड़ी बूटी का एक साधु संत वहां पर था, जो कि थारू जाति का था,
और वहां पर जाकर वो लोग दवा कराते हैं और 1 ही 2 महीने में रिस्पॉन्स आता है और वो जो दिनेश होता है वो एक नॉर्मल तरीके जो है कि आदमी के इंसान की तरह वो हो जाता है। फिर वो जो होता है कि संध्या को वो पूरी खुशियां देता है और वो बहुत खुश होता है और अपनी बीवी को पूरी खुशियां देता है और उसका जो है कि जीवन खुशियों से भर देता है। दोस्तों, जब उसकी भूख मिट जाती है संध्या की, वो भी खुशी से में मारे झूम उठती है क्योंकि जो कुछ उसे चाहिए था वो मिल चुका था। अब ये पति पत्नी सलाह बनाते हैं कि अब हम लोग भले ही जीवन में हमारे पास वो सब कुछ आ चुका है कि हम लोग अपना बच्चा जीवन में ला लें, लेकिन बच्चा नहीं लाएंगे क्योंकि अगर एक भी बच्चा हमारे जीवन में आ गया तो हम लोग उसे जो है कि वो खुशियां नहीं दे पाएंगे, उसे उस नजर से नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोगों को कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। दोस्तों, आज भी उसी बच्चे को एक को लेकर वो लोग जीवन में खुश हैं और खुशियों से रह रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, ऐसा वक्त किसी के भी आ सकता है, लेकिन कभी भी सूझबूझ कर ही कदम बढ़ाएं, ऐसा गलत कदम ना बढ़ा दें जिससे कि जीवन में पछताना पड़े। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।